चलिए पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट wavelength associated with an electron mass 9.1 into 10 की power minus 31 kg moving with velocity of 10 की power 3 मीटर पर सेकेंड। h की वैल्यू आप जानते ही हो, पहला क्वेश्चन। दूसरा, mass of an electron is 9.1 into 10 की power minus 31 kg. If its kinetic energy is 3 into 10 power minus 25 joule, calculate wavelength, यानी कि लैम्डा निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3, calculate the mass of photon with wavelength 3.6 एंगस्ट्रॉम। इन तीनों क्वेश्चन करने के लिए 5 मिनट दिए मैंने आप लोगों को। मास गिवन है आपको 9.1 10 पावर माइनस 31 kg, इसकी वेवलेंथ निकालनी है, वेलोसिटी दी हुई है 10 पावर 3 मीटर पर सेकंड। बताओ फॉर्मूला कौन सा लगाया? जल्दी बोलिए, व्हाट इज द फॉर्मूला यूज्ड? लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2 ev। अरे 2 ev की जरूरत क्या है? mv गिवन तो है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। आपको m गिवन है, v गिवन है, उठा के पुट कर दो, लैम्डा निकल आएगा। क्यों? h की वैल्यू 6.6 10 पावर माइनस 34, m की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है, और मास कितना दिया हुआ 9.1 10 पावर माइनस 31, और वेलोसिटी कितनी है वेलोसिटी 10 पावर 3 मीटर पर सेकंड। ये सॉल्व कर पाए या नहीं? यस भैया। सेकंड बोलिए, सेकंड में क्या किया? कह रहा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना, काइनेटिक एनर्जी इतना। अब ये क्वेश्चन आसान है ना, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। बोलो जल्दी से, क्या लगाया? लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2m ev बोल दो या 2m ke, क्योंकि ev ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? अरे बोलो भाई। अब क्या क्या वैल्यू गिवन है आपको? h की वैल्यू फिक्स है 6.6 10 पावर माइनस 34 अंडर रूट 2, यही है। m कितना है 9.1 10 पावर माइनस 31, और कितना दिया हुआ काइनेटिक एनर्जी आपको? माइनस 25। कर पाओगे या नहीं? यस सर रूट कैसे सॉल्व करनी है? तो रूट सॉल्व करने का जनरली क्या तरीका होता है कि जब 10 की पावर्स होती है ना बेटा, 10 की पावर्स, वो उसको ऐसा ले आओ कि वो एक पर्टिकुलर मल्टीपल हो, टेबुलर फॉर्म में, ऐसे 24 हो जाए, या आपका 16 हो जाए, या 25 हो जाए। तो इसमें क्या बाहर आएगा? पावर बन के बाहर आ जाएगा, स्क्वायर बन के बाहर आ जाएगा। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में अगर मैं इसको सॉल्व करता तो 10 की पावर कितनी आ रही है? बनाओ जरा, कितनी बनती है 10 की पावर? 10 की पावर माइनस 31 है, और कितना है 56 बन रहा है, और मल्टीप्लाई करने में 56 ही आ रहा है। जल्दी बोलो, मल्टीप्लाई करने पर भी 56 ही आ रहा है। हाँ या ना? सर 54.6 आ रहा है। 54.6 आंसर है आपका? इससे मल्टीप्लाई करो। अच्छा, तो देखो 54.6 ऑब्वियस ही बात है, किसके नियरेस्ट अंडर रूट में आता है? 6 का कितना होता है 36, 7 का होता है 49, और 8 का कितना होता है 64। तो 7 और 8 के बीच में लाई करता, तो 7.2 या 7.3 आप वैल्यू मल्टीप्लाई कर देख लेना, जो पास की वैल्यू है वो लिख देना। ओके सर। सर एक बार करके दिखा दीजिए। सर तो ये अगर आसपास हो अप्रॉक्सीमेट चलेगा। देखो 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 है, अपॉन नीचे हो गया हमारा 2 इंटू 9 18 इंटू 3 इंटू 10 पावर कितनी हो गई हमारी माइनस
31 और 25 56, ठीक है। अब 18 into 3 कितना 54 होता है। 54 is basically what 6.6 into 10 power minus 34 upon 18 into 3 is 54, मान लेते हैं 54 आ गया। तो 7 7 49 और 8 64, 7.2 into 7.2 करते हैं, 2 into 2 4, 2 7 14, 7 to 2 14, 7 7 49 और एक 50, ये हो गया कितना 51.84। तो आंसर कितना है क्लियरली हमारा 7.2 ले लो इसको, आया ना। यस सर। यस सर। तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारा, नीचे बाहर कितना आया जल्दी बोलो 7.2 और 10 पावर माइनस 56। मैं क्या ले सकता हूँ 56 को हम लोग क्या ले सकते हैं जल्दी बताओ। 56 को हम 24 जैसे लिखते हैं तो 8 into 3 होता है ना। 56 किसकी वैल्यू है 56 का अपॉन 2 नहीं कर सकते। कैसे कर दोगे -28 नहीं लिख सकते। कैसे 28 to 2 होता है ना। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ये हो जाएगा 7.2 इंटू अंडर रूट में इसको लिख दिया -28 का 2। ये मल्टीप्लाई होता है स्क्वायर नहीं होता बच्चों, ठीक है। तो स्क्वायर से अंडर रूट गायब हो गया तो खाली क्या रहेगी वैल्यू आपकी 6.6 10 की पावर -34 अपॉन 7.2 इंटू 10 पावर -28। ये सॉल्व कर पाओगे या नहीं। यस सर, थैंक यू सर। क्लियर टू ऑल। यस सर। चलिए आगे की बात होगी। इसके तुरंत बाद लास्ट क्वेश्चन था मास ऑफ प्रोटॉन निकालना था, सभी ने कर लिया होगा। आपको वेवलेंथ गिवन थी यस सर। 3.6 एंगस्ट्रॉम, कितना हो गया 3.6 इंटू 10 पावर -10। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। h की वैल्यू कितनी है 6.6 10 पावर -34। m निकालना है, v कितना है इस केस में वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि फोटोन बोला ना 3 10 पावर 8। 3 into 10 की पावर। Am I clear to all? यस सर। Yes sir. Excuse me sir. हाँ जी बोलो। Sir, in the second question, सर मैंने h nu is equals to mc square लिख दिया और nu की जगह मैं उसको c अपॉन लैम्डा ले आई। ठीक तो है सर अगर ऐसे कर दूं तो भी चल जाएगा, पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी तक ही। Yes, sir. चलो आगे की बात करते हैं। ये क्लियर हो गया सभी को, ये क्वेश्चंस कर पाओगे अब। यस भैया। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, वो लास्ट क्वेश्चन होगा इस टॉपिक पे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इज 5.85 into 10 power -25 जूल। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। हमें क्या निकालनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव निकालनी है। अब ये क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाना चाहिए विद कैलकुलेशन, जल्दी से करिए। फिर से रिपीट करता हूं एक बार। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कह रहा है, कहता है वी कैन नॉट डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ अ सब एटॉमिक पार्टिकल विद सर्टेनिटी। व्हाट इज डेल्टा एक्स बच्चों, क्या कहा हेजनबर्ग ने, फिर से रिपीट कर रहा हूं, वी कैन नॉट डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ अ सब एटॉमिक पार्टिकल साइमल्टेनियसली। इसीलिए उसने क्या कहा, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी is greater than equal to h upon 4 pi। हाँ या ना। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे डेल्टा पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है m इंटू वी। बताओ क्या चीज कांस्टेंट है इसमें, मास कांस्टेंट है, क्या चीज वेरी हो सकती है, वेलोसिटी। तो ये हो गया m डेल्टा वी, m की वैल्यू उठा के डिवाइड में नीचे रख दी हमने। तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। सर इसमें x क्या है? पोजीशन। yes, delta x is uncertainty in position, delta v is uncertainty in velocity।
डेल्टा का मतलब ही क्या है, चेंज या अनसर्टेनिटी, एम आई क्लियर? और डेल्टा एक्स Yes, होता है sir. अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, Yes, sir. और डेल्टा वी क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। Velocity. एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. सभी को समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. हेजनबर्ग का ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आज तक चलता आ रहा है, और इसीलिए हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में काफी चीजें बता पाए, लेकिन वो अनसर्टेनिटी नहीं है, सिर्फ बताया। ठीक है, अब देखो सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। हेजनबर्ग की इंपॉर्टेंस क्या थी? हेजनबर्ग ने एक ही बात कही, उसने कहा ऐसा है, पहली बात तो ये जो लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए एप्लीकेबल होगा। इसके लिए एप्लीकेबल है, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए एप्लीकेबल। ठीक है, और दूसरी बात इसने जो एक इंपॉर्टेंट बात कही, इसने कहा ऐसा है जब मुझे किसी सब एटॉमिक पार्टिकल की दो चीजें एक साथ नहीं पता, क्या पोजीशन पता है तो वेलोसिटी नहीं पता, और वेलोसिटी पता है तो पोजीशन नहीं पता। एम आई क्लियर? जल्दी बोलो, पोजीशन पता है, Yes, sir. वेलोसिटी नहीं पता, और वेलोसिटी पता है तो पोजीशन नहीं पता, दोनों का साइमल्टेनियसली। तो उसने कहा ऐसा है जब ये दो चीजें पता नहीं है, तो आप जो कहते हो कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पाथ में घूमता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री इज व्हाट? फिक्स्ड पाथ। तो उसने कहा असल में इलेक्ट्रॉन की कोई भी फिक्स्ड ट्रेजेक्ट्री होती नहीं। क्या मतलब है इसका? हम ये मानते थे कि अगर एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। उसने कहा ये बात सही है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं घूमता, लेकिन आप जो कह रहे हो यही घूमता है, ये गलत है। वो इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूम सकता है ना, उसकी ट्रेजेक्ट्री ऐसे भी हो सकती है, उसकी ट्रेजेक्ट्री ऐसे भी हो सकती है। ये आपने देखा भी होगा साइन, जनरली जब कोई इन्वेंशन या दिखाते हैं तो उसमें ये साइन दिखाया जाता है। तो ये जो दिख रहा है गोल गोल घूमते इलिप्टिकल पाथ दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्ट्रीज हैं। क्या दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की? ये ट्रेजेक्ट्रीज, यानी कि इन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में, इन पर्टिकुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और ये जो ट्रेजेक्ट्रीज हैं ये फिक्स नहीं है, इनकी खुद की स्पेस में अपनी एक ओरिएंटेशन है। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. सभी को ये स्टोरी समझ आ गई? जल्दी बोलिए। आ गई sir. ठीक है, सर आई हैव अ डाउट। बोलिए। सर अगर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे तो वो मतलब उनकी ऑर्बिट्स तो फिर इंटरसेक्ट भी कर सकती है ना? आप समझे ही नहीं। आपने एक स्विंग होगा टोरा टोरा, शायद तुमने कभी झूली हो बेटा उस पर। मान लो तुम एक स्विंग पे बैठी हुई हो इस तरीके से, ठीक है, ये स्विंग फिक्स्ड है, ये स्विंग का सेंटर है। अब ये स्विंग कभी ऐसा हो जाता है, कभी ये स्विंग ऐसे घूम जाता है, कभी ये स्विंग ऐसे घूम जाता है। मेरी बात समझ आ रही है? सर एक बार में घूमता है। और एक बार में एक जगह घूमेगा ना बेटा, या तो ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा। मेरी बात समझ रही हो? यस सर। कभी भी किसी भी केस में इंटरसेक्ट नहीं हो सकता। एम आई क्लियर? Yes, sir. चलिए, अब अगर ये इसकी एडवांटेज है और इसने बेनिफिट भी बता दिया, तो इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी होगी। लोग निकालने वाले एडवांटेज में से क्या निकाल लेते हैं, डिसएडवांटेज। उसने कहा हाँ ना, है इसकी डिसएडवांटेज। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडीज। बड़ी बॉडी में कभी भी अप्लाई नहीं होता। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? Yes, sir. Yes. इसने जो भी कंसेप्ट दिया, कंसेप्ट किसके और बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन टोटली ऑन प्रोबेबिलिटी। इसने कहा कंफर्मेशन नाम की कोई चीज नहीं होती साहब, जो भी होता है प्रोबेबिलिटी होती है। चाहे वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी भी निकालोगे तो वही प्रोबेबल निकालोगे, और पोजीशन निकालो तो भी वो क्या निकालोगे, प्रोबेबल ही निकालोगे। Probability. एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स है, और इसके बाद शुरू होगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
वो मैं कराऊंगा, लेकिन उससे पहले पहले आज आप लोग एक काम करेंगे।